Imagine you are in a city where no one remembers street names. Everyone remembers numbers. Confusing. Exactly. इंटरनेट भी कुछ वैसे ही है. कंप्यूटर जैसे only understand the IP addresses, but humans like we and you understand names like google.com, youtube.com, facebook.com. And humans को नाम रखना आसान होता है, not IP addresses like computers. ओके एंड इस गैप को जो फिल करता है वो होता है डीएनएस. ट्रस्ट मी, इट्स अ वे वेरी पावरफुल एंड रिस्की देन यू थिंक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले मैं अपना इंट्रो, मैं हूं गुलशन कुमार, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड आज मैं डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को इन डेप्थ आपको समझाऊंगा. एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी आपको कि डोमेन नेम जो होता है वो इंटरनेट के लिए कितना पावरफुल होता है. विदाउट डोमेन नेम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. लेट्स डीप एंड डाइव इनटू दिस टॉपिक. सोचो आप अपनी माँ को कॉल लगाते हो अपने फोन से एंड आपको नंबर नहीं पता होता है, बट फोन क्या करता है, इंटरनली एक नंबर डायल करता है और आप अपने माँ से बात करते हो. यदि नंबर गलत तो बात किसी और से करोगे. तो इंटरनेट भी कुछ वैसे ही है जो कि काम करता है. जैसे आप सर्च करते हो google.com. कंप्यूटर्स डोंट नो द व्हाट इज द google.com. दे अंडरस्टैंड ओनली आईपी एड्रेसेस. तो वो क्या करता है, आईपी एड्रेसेस चाहिए होता है उन्हें जब आप google.com सर्च करते हो. तो google.com का आईपी एड्रेसेस क्या है, नहीं है, ये सारी काम कौन करता है, डीएनएस. इस गैप को फिल करता है डीएनएस. डीएनएस क्या करता है कि इस नेम को कन्वर्ट करता है नंबर. नंबर मींस आईपी एड्रेसेस एंड इंस्टेंटली कन्वर्ट करता है आपको बिना पता चले. लेट्स स्टार्ट विथ इंजीनियरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनएस. डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम. ये क्या होता है, फोन बुक बोल सकते हो या एड्रेस बुक बोल सकते हो आप इसे इंटरनेट का. एंड क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन फ्रेंडली नेम को आईपी एड्रेसेस में, लाइक IPv4 एंड IPv6, जो कि दो एड्रेसेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6. एंड इफ यू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग देन इट्स अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर. लेकिन इनडायरेक्टली हर लेयर पे ये इंपैक्ट डालता है क्योंकि इसके बिना कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा. जैसे आप सर्च करोगे google.com, यदि डीएनएस नहीं होगा तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा कि वेयर इट इज लोकेटेड एग्जैक्ट. एंड सपोज करो कि बिना डीएनएस के आपको हर एक साइट की आईपी एड्रेसेस याद रखनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल होगी आईपी एड्रेसेस याद रखना आपके लिए, क्योंकि आईपी एड्रेसेस आपको पता ही है कितना कॉम्प्लेक्स डिजिट होती है. वो अलग अलग डिजिट आपको याद रखने पड़ेगा. सपोज करो कि मुझे यूट्यूब चलानी है तो यूट्यूब के लिए एक अलग आईपी याद रखनी पड़ेगी. सपोज वी आर यूजिंग गूगल, देन उसके लिए भी अलग आईपी एड्रेसेस होंगी. तो हर एक आईपी एड्रेसेस याद रखना कितनी मुश्किल होगी. सपोज करो आपके फोन में कॉन्टेक्ट 500 प्लस कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, नंबर सेव होते हैं. क्या आप सारे के नंबर याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे. तो क्या करते हो आप, नंबर एंड व्हाट्स द नेम फॉर दैट नंबर. उस नंबर के लिए क्या नाम है, मतलब किसका नंबर है, वो आप सेव करते हो. वो नाम याद रहता है आपको, ना कि उसके नंबर्स. एक बार सोच के आप देखो कि यू आर यूजिंग अ बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, और डीएनएस काम करना बंद कर देता है. मींस होल इंटरनेट विल बी ब्लैक आउट. मींस डीएनएस फेल तो इंटरनेट फेल. अब मैं आपको समझाता हूँ कि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो होती है, बहुत सारी डोमेन नेम अलग अलग टाइप की होती है, जैसे .com, .net, .in. ये क्यों होती है, अलग अलग पर्पस के लिए होती है. और कैसे, यदि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो कैसे सॉल्व करते, डीएनएस कैसे एक डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है. तो ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं, ये डीएनएस रिजॉल्वर होती हैं, जो कि आईएसपी के पास ऑलरेडी मैंने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, जो भी इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे होते हो, तो डीएनएस रिजॉल्वर वहां पे होती है ये सब सारी चीजें रिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो मेरी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखोगे अभी कि मैंने एक इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे रूट डीएनएस सर्वर लिखा हुआ सबसे पहले ऊपर. तो जब आप सर्च करते हो कोई चीज youtube.com, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आईएसपी के पास जाती है वो ढूंढती है. तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता है, उसे सॉल्व करता है कि youtube.com एग्जैक्ट किस लोकेशन पे होगा, मतलब उसके लिए आईपी एड्रेसेस कैसे ढूंढेगा. सबसे पहले रूट डीएनएस सर्वर होती है. तो रूट डीएनएस सर्वर चेक करेगा कि डोमेन नेम में आखिर लास्ट में क्या है, जैसे youtube.com. तो रूट डीएनएस सर्वर क्या करेगा, .com वाले जो भी ब्लॉक होगा वहां पे रिक्वेस्ट जाएगा, वहां मतलब वहां पे फाइंड करेगा वो. .com, जैसे .com किस लिए यूज होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए. ठीक है, जैसे .edu एजुकेशनल पर्पस के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए होता है यूज. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन. ओके, तो youtube.com आपने सर्च करा है तो सबसे पहले किस ब्लॉक में जाएगा, रूट डीएनएस सर्वर. इसके बाद वहां पे चेक किया जाएगा कि youtube.com है कमर्शियल, तो इस ब्लॉक में .com वाले ब्लॉक में सर्च किया जाएगा. सपोज करो आपने amazon.com सर्च करी है, तो .com सबसे पहले मैच होगा. फिर .com जब हो जाएगा सबसे पहले, सबसे नीचे आएगा ऑथोरिटेटिव सर्वर.
ऑथोरेटिव डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो ऑथोरेटिव में एग्जैक्ट कहाँ पे है, अमेजन यहाँ पे लिखा हुआ है amazon.com, तो यू विल फाइंड amazon.com एंड amazon.com के लिए क्या है आईपी एड्रेसेस, वो एग्जैक्ट जैसे ही मैच होगी तो amazon.com के आईपी एड्रेसेस जो भी सर्वर के पास है वो रिक्वेस्ट चली जाती है उस सर्वर के पास एंड आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाता है और amazon.com आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें होती हैं कि जब भी आप सर्च करते हो तो ओएस कैच में ढूंढती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैच हो गया, डीएनएस हो गया, ये इतनी सारी चीजें होती हैं बैकग्राउंड में। तो क्या इतनी सारी चीजें करने में टाइम तो लगता है, बट मिली सेकेंड आपको पता भी नहीं चलता है और इतनी सारी चीजें होती है तभी आपके स्क्रीन पे कंटेंट देख पाते हो, कोई भी चीज ऑनलाइन आप यूज कर पाते हो। शायद आपको पता चल गया हो कि डीएनएस कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, कि बिना डीएनएस के इंटरनेट काम नहीं कर सकता। डोमेन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ hotstar.com जैसे एक डोमेन नेम है हॉटस्टार के, एंड सपोज करो किसी ने क्या करा कि हॉट स्टार्ट करके डोमेन नेम परचेज कर लिया, एक टी एक्स्ट्रा ऐड करके उसने डोमेन नेम परचेज कर लिया, एंड सपोज करो कि किसी ने गलती से हॉट स्टार के जगह hotstart.com सर्च करी, तो सारा ट्रैफिक उनके वेबसाइट, सारे रिवेन्यू, सारे एड उनके वेबसाइट पे चलेंगे और उनकी अर्निंग होगी। तो डोमेन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड मैं बताऊंगा कि इसे क्या बोलते हैं। यदि किसी ने इस तरह से गलती करी, मींस किसी ने स्मार्टनेस दिखाई कि थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके डोमेन नेम परचेज कर लिया, दैट इज कॉल्ड टाइपो स्क्विटिंग। बट आजकल सिक्योरिटी पर्पज से ये सारी चीजें ब्लॉक है। दिस इज नॉट एन लीगल थिंग्स, दिस इज अनइलीगल। सपोज करो कि amazon.com है और किसी ने परचेज किया हुआ है डोमेन गलती से नहीं, दैट इज वी कैन से स्मार्टली, अमेजन में एक एक्स्ट्रा ई उसने लगा दिया लास्ट में और वो डोमेन किसी ने परचेज करी हुई है। गलती से यूजर क्या करता है, अपने ब्राउजर में सर्च करता है amazon e ऐड करके सर्च करता है amazone.com एंड वो एग्जैक्ट अमेजन जैसे ही दिखने वाली वेबसाइट पे चला जाता है एंड अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट उसे लग रही है और उसने ध्यान नहीं दिया कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या नहीं है, और सारी चीजें डिटेल्स अपनी फिल कर दी और ऑर्डर कर दिया। सपोज करो उसने एक फोन ऑर्डर करा एंड पेमेंट वगैरह कर दिया, तो क्या होगा, पेमेंट किसी और को चला जाएगा अमेजन ओरिजिनल वेबसाइट की जगह एंड ब्रांड का ट्रस्ट लॉस होगा। इस अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन इतनी सारी चीजें हैंडल करती है। डीएनएस का इतना ही बड़ी सिस्टम है, इतनी वेबसाइट है, इतनी आईपी एड्रेसेस है, इतनी आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट करना, एक एड्रेस बुक में स्टोर करना और आईपी एड्रेसेस असाइन कराना, ये सारी चीजें करती है ICANN एंड इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज लोकेटेड इन यूएसए। ये जो है ये यूएसए में है ICANN, जो कि हैंडल करती हैं सारी चीजें। डीएनएस के जितने भी आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपी एड्रेसेस, कोई वेबसाइट के आईपी एड्रेसेस, तो सारी चीजें हैंडल जो करती है ICANN करती है। ICANN मींस इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स। ये ग्लोबल लेवल पे डिसाइड करती है कि कौन सा डोमेन किसके नाम पर होगा, कौन सा TLD टॉप लेवल डोमेन जैसे .com, .org, .in कहाँ मिलेगा, ओके, एंड कहाँ मैनेज होगा। इंटरनेट पे एड्रेस का पूरा रजिस्ट्री सिस्टम कैसे मेंटेन होगा, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, ICANN। सोचो आप एक RTO की तरह समझ लो। RTO जो होती है, व्हीकल जो होती है, गाड़ियां होती हैं, उसकी रिकॉर्ड स्टोर रखती हैं कि कौन सी गाड़ी किसके नाम पे है, रजिस्टर्ड है, सारी रिकॉर्ड वो रखती है अपने पास। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हु इज, WHOIS, ओके। ये बोल सकते हो आप डोमेन का रिपोर्ट कार्ड। जैसे RTO के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, किसी भी गाड़ी का डिटेल्स चेक कर सकते हो कि हु इज द ऑनर एंड कब परचेज किया गया है गाड़ी को, एंड दैट्स ऑल थिंग्स यू कैन नो फ्रॉम RTO वेबसाइट, ओके। तो वैसे ही हुइस है WHOIS, जो कि बताता है कि कौन सी वेबसाइट कब रजिस्टर्ड की गई है, कितने दिन तक रजिस्टर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन देती है। ऑनर का नाम बता देगा आपको, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट एंड नेम सर्वर, कौन कौन से सर्वर उस पे रजिस्टर्ड है। आपको मैं एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे आप हुइस से चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का डिटेल्स, कैसे रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है और कब रजिस्टर्ड किया है, ओके। तो मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सर्च करता हूं हुइस, ओके, एंड देख सकते हो ये पहला ही वेबसाइट है हुइस का, लिखा हुआ है whois.com डोमेन नेम्स एंड आइडेंटिटी फॉर एवरीवन, जो कि पब्लिकली शो करता है। एंड वेबसाइट पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे सर्च करता हूँ मैं google.com में देखता हूँ कि google.com कब रजिस्टर्ड की गई है इसकी वेबसाइट, एंड सर्च क्लिक करता हूँ एंड लोड हो रही है स्क्रीन। गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे google.com,
एंड हुईज पे क्लिक करता हूँ। हाँ, आप चेक कर सकते हो अब google.com की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है google.com। कब रजिस्टर्ड हुआ है? 15/9/1997। ओके, एंड इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 14/9/2028। ओके, ये रजिस्टर्ड किया गया है 1997 को एंड एक्सपायर्स कब होगा इसका डोमेन? 14/9/2028। ओके, और लास्ट अपडेट जो किया गया है 2019 में किया गया है इसका अपडेट। एंड आप देख सकते हो कि स्टेटस क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? लिखा हुआ है क्लाइंट डिलीट प्रोहिबिटेड। कोई भी इसका डोमेन नेम डिलीट नहीं कर सकता है गलती से, क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्योर्ड सिस्टम है, सिक्योर्ड किया गया है। एंड क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, कोई भी इस डोमेन को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और को रीसेल नहीं कर सकता। ओके, अपडेट प्रोहिबिट किया गया है, सर्वर डिलीट प्रोहिबिटेड किया गया है, सर्वर ट्रांसफर प्रोहिबिटेड एंड सर्वर अपडेट प्रोहिबिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम सर्वर। ये हैं अब अलग अलग गूगल के कितने सर्वर हैं, NS1, google.com, NS2, तो ये अलग अलग सर्वर्स हैं गूगल के। ओके, और google.com ने रजिस्टर कहाँ पे करवाया है? रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रार कौन है, किससे इसने डोमेन नेम खरीदा है? जैसे आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, जैसे गूगल ने रजिस्टर कराया है मार्क मॉनिटर के थ्रू, मार्क मॉनिटर INC लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। जैसे GoDaddy का नाम तो शायद आपने सुना होगा। GoDaddy भी एक क्या है कि वेबसाइट डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रार है वो बोल सकते हो आप, कि वो रजिस्टर करवाती है, आप डोमेन नेम उससे परचेज करते हो। GoDaddy जैसे हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये सब आपने सुना होगा। पर मार्क मॉनिटर बहुत पुराना है, ये रजिस्ट्रार लिखा हुआ है यहाँ पे, रजिस्ट्रार, उसका नेम क्या है? मार्क मॉनिटर। उसके थ्रू उसने डोमेन नेम अपना रजिस्टर्ड कराया है google.com। ओके, एंड उसकी ईमेल आईडी लिखी हुई है एंड एब्यूज फोन नंबर लिखा हुआ है। ओके, एंड कंट्री कहाँ है? गूगल LLC की ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स लिखा हुआ है, कंट्री है US, एंड ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाला गया है कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो google.com को। ओके, एंड टेक्निकल कांटेक्ट आल्सो गिवन। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको whois.com प्रोवाइड कराती है। तो whois सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स चेक करने के लिए नहीं होती है। whois यदि किसी, सपोज करो कि आप किसी की वेबसाइट, जो पॉपुलर वेबसाइट है वो आप खरीद रहे हो, सपोज करो कि वो पॉपुलर नहीं है और उसने आपसे झूठ बोला कि ये मेरी वेबसाइट जो है 10 सालों से रजिस्टर्ड है, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है मेरी, एंड आप क्या करते हो? उस वेबसाइट पे विजिट करते हो, आप ट्रस्ट करते हो उस वेबसाइट को। यदि आपको डिटेल्स चेक करनी है कि क्या डिटेल्स होंगी, क्या ये वेबसाइट नई है या ट्रस्टेड वेबसाइट है कोई, तो आप whois.com के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो, आप सर्च कर सकते हो कि कब रजिस्टर्ड की गई है। सपोज करो आप उबर बुक करते हो अपने घर जाने का, एंड किसी ने बीच में से एड्रेस जो है, आपका मैप का एड्रेस है, घर का लोकेशन है, किसी ने चेंज कर दिया, बट उबर ड्राइवर को शो हो रहा है कि लोकेशन सही है, और किसी आप दूसरे जगह लोकेशन पे ड्रॉप हो जाते हो, वहां पे ड्रॉप करता है। तो अब आता है DNS अटैक के बारे में। DNS अटैक में भी यही होता है, गलत एड्रेस गलत डेस्टिनेशन। सपोज करो आप youtube.com सर्च करते हो और किसी ने गलत IP एड्रेसेस उसकी असाइन करा दी किसी तरह बीच में हैक करके, तो आप youtube.com की जगह हो सकता है किसी और वेबसाइट पे चले जाओ, लुक्स लाइक सेम वेबसाइट। तो क्या होता है? ब्रांड का ट्रस्ट टूट सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट टूट सकता है। तो इसके बारे में मैं डीप में बताता हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है DNS कैच पॉइजनिंग की। क्या होता है ये? हैकर क्या करते हैं कि किसी भी लिंक को सेंड करके आपके सिस्टम में एक फेक IP एड्रेसेस असाइन करा देता है DNS कैच में। सपोज करो कि आप amazon.com का एक IP एड्रेसेस जो होती है, उसने क्या करा? DNS कैच में अलग IP एड्रेसेस असाइन करा दी और आप दूसरे वेबसाइट पे जा सकते हो। मैलिशियस साइट बोल सकते हैं उसको, कि जो सेम लुक लाइक है वेबसाइट बट दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वेबसाइट। सपोज करो कि आप एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और हैकर ने यदि गलती से अलग IP एड्रेसेस असाइन करा दी जो कि सेम लाइक आपके बैंकिंग के ऑनलाइन सिस्टम की तरह ही दिख रहा है, और उस पे आपने अपनी पूरी डिटेल्स डाल दी, तो आपके पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये सिक्योरिटी इशू को सॉल्व करता है DNSSEC, मींस डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। ये क्या करता है? क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर ऐड करता है ताकि रिजॉल्वर वेरीफाई कर सके कि DNS का जो रिस्पॉन्स है वो असली है या नहीं है, या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। अब आप पूछोगे कि ये क्रिप्टोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कि जैसे आपके डिटेल्स जो भी हैं, वो डिटेल्स को एक हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे कहीं सेव कर लिया जाता है, एंड बाद में जब आप कोई भी चीज यदि सेम डॉक्यूमेंट या सेम वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, तो उसकी हैश वैल्यू जो होगी, एक वैल्यू होगी उसकी, वो वैल्यू और जो सेव की गई है वैल्यू वो मैच होगी, एंड यदि मैच होती है तभी आप एक रियल वेबसाइट पे जाते हो, तभी आप ओरिजिनल वेबसाइट आपको दिखाई जाती है।
दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डीएनएस के बारे में। एंड आप सपोज कर सकते हो कि डीएनएस इज जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। इफ यू ब्रेक इट देन पूरा वेब पैरालाइज्ड हो जाता है। एंड आल्सो देयर इज अ darker side of this DNS. What if I told you I can make you believe you are on Google while actually stealing your password? That's the world of DNS spoofing. See you in episode 3. Trust me, you won't open a website the same way again. Okay, bye bye. Please subscribe and like the YouTube channel.